मैंने जब जाके देखा तो खून था, ऐसे था कि मैं आपको अब क्या बताऊं। तो मैं उस मट्टी को भी इतना ना कह सका कि भी तू इनकी आंखों में क्यों नहीं पड़ी, अंधा क्यों नहीं किया इन लोगों को जिन लोगों ने मेरे भाई को आग लगाई। बंदा मर जाता है ना, उसके ऊपर अगर पेट्रोल फेंकते हैं ना या कोई ऐसा मसला होता है तो ब्लड नहीं निकलता, उसका मेरे भाई का ब्लड निकला हुआ था, मैंने खुद देखा। इसका मतलब है कि जब उसको आग लगी, पेट्रोल शिमरों ने डाला तो वो तड़पा, उसका जो नीचे अंदर ब्लड था वो निकला बाहर। मेरे भाई की शर्ट पड़ी हुई थी उधर, वो मैंने उठाई है। और उसके बाद जो मेरा भाई ट्राउज़र पहनता था उसके वो कुछ थोड़े से वो जो ना वो जले हुए थे पीस थे, वो मैंने उठाए हैं। शोल्डर्स की हड्डियाँ टूटी हुई थी। जब मैंने अपने भाई को ऐसे अपने हाथों से उठाया, यकीन माने यहाँ से ऐसे लचक खा गया। जो चीज़ें शायद हमें वहाँ से हमने अपनी मदद आपके तहत वहीं से उठाई। जो चीज़ें वो मेरे भाई के कपड़े थे, उसकी शर्ट से, उसके ट्राउज़र के कुछ पीसीस थे, वो इस तरह जो हमने चीज़ें उठाई वहाँ से। सर के बाल थे जो इसको ऐसे बालों से घसीटा, जैसे वो बालों का गुच्छा था। आप यकीन माने वो भी हमारे पास मौजूद है। नाज़रीन, डिलीवरी बॉय केस, रईस का जो मर्डर का केस है वो इस वक्त इस कदर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो चुका है कि अब तक जो बताया जा रहा था मुल्ज़िमान के मुताबिक, उनके बयानात के मुताबिक, कि रईस को सिर्फ मारा गया 2-3 डंडों से और उसके बाद उसकी जान जो है वहीं पे चली गई और उसके बाद उसको जलाया गया, चादर को आग लगी, रईस को आग ना लगी। तो मुल्ज़िमान के बार बार ये बयानात आ रहे थे, लेकिन DNA रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया कि रईस के ऊपर किस कदर जुल्म ढाया गया। अब बड़ी बात सामने ये आई है कि जो सबसे पहले जो रईस के बड़े भाई हैं वो वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर रईस को चादर में रैप करके जला के फेंका गया था मैयत को। वहाँ पर ये पहले पहुँचे और इनको इत्तला मिली जिस तरह से भी, तो ये हमारे साथ मौजूद होंगे। हम इनसे पूछते हैं कि किस हालत में इन्होंने पाया और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें इन्होंने देखी, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें इनको मिली, क्योंकि हमें पता चला था कि वहाँ पे कुछ ब्लेड्स गिरे हुए थे और चादर के साथ साथ रईस की एक अदद शर्ट भी थी। तो इनसे मैं पूछना चाहूँगी, बात करने की कोशिश करते हैं अगर ये बता सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, थोड़ा सा बता सकेंगे कि आप जब वहाँ पहुँचे तो आपको कौन कौन सी चीज़ें मिली थी वहाँ पे? जी, सबसे पहले तो मैं ये बात आपको कहूँगा कि आप मीडिया वाले जो भी वो कह रहे थे जी मार के उधर जला दिया गया, लेकिन जो मैंने देखा है ना, मेरे भाई की जान उधर ही निकली है जब उन्होंने पेट्रोल फेंका है ना। अल्लाह उनका बेड़ा गर्क करे, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ताला होगा, इंशाल्लाह ताला सोने नबी के सदक़े होगा बेड़ा गर्क उनका। क्यों? मेरी 40-42 साल उम्र हो चुकी है। जब वो बंदे की जब बंदा मर जाता है ना, उसके ऊपर अगर पेट्रोल फेंकते हैं ना या कोई ऐसा मसला होता है तो ब्लड नहीं निकलता, उसका मेरे भाई का ब्लड निकला हुआ था, मैंने खुद देखा। इसका मतलब है कि जब उसको आग लगी, पेट्रोल शिमरों ने डाला तो वो तड़पा, उसका जो नीचे अंदर ब्लड था वो निकला बाहर, मैंने खुद देखा। ठीक है, मट्टी पे वो ब्लड सारा गिरा हुआ बिल्कुल। था। हाँ जी, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। सही। खून तब निकलता है जब इंसान के अंदर जान हो। और उसके बार अंदर बार ये जान थी। बयान दे रहा था कि वहाँ पर जो है हम उसको जाके फेंकने की घर से आए, कि वहाँ पे हमने उसको फेंकना था बस, क्योंकि जान उसकी पहले ही चली गई। झूठ बोलते हैं ये लोग, ये झूठ बोलते हैं। अल्लाह इनके ऊपर लानत डाले, खुदा की अल्लाह ताला इनके ऊपर लानत डाले, ये झूठ बोलते हैं। आपको वहाँ पे क्या क्या मिला इसके अलावा? और मेरे भाई की शर्ट पड़ी हुई थी उधर, वो मैंने उठाई है। और उसके बाद जो मेरा भाई ट्राउज़र पहनता था उसके वो कुछ थोड़े से वो जो ना वो जले हुए थे पीस थे, वो मैंने उठाए हैं। मुझे रहा नहीं गया, मैंने जब देखा मैंने कहा मेरे भाई की जान इधर निकली है। हाँ जी, मेरे भाई की जान इधर निकली है। अगर वो उधर मार के आते हैं उनको तो इधर आके उसका ब्लड ना निकलता। यानी कि टोटल सारे बयान ही झूठ थे। झूठ है। मेरे भाई की अगर वो 100% कहते हैं ना जी मर गया, वो मैं कहता हूँ 70% मरा, 30% था क्योंकि जब वहां उन्होंने। पर उसका ब्लड निकला हुआ हाँ, मैंने खुद देखा, मेरे पास वीडियो भी है उसकी। और शर्ट पे भी काफी खून लगा हुआ लगा था। हुई उसकी अभी तक मुझे खुशबू आती, जब मुझे उसकी याद आती तो मैं उसकी खुशबू ले लेता हूँ। सही। हाँ कुछ जी, और भी आपने बताया था कि कुछ ब्लेड्स थे मुख्तलिफ किस्म के, वो पड़े हुए थे, पता नहीं वो अब उनके थे या किसके थे, बल्ला आलम जानता है, उधर ही पड़े हुए थे। क्योंकि मेडिकल जो रिपोर्ट है वो बता रही है कि उसको काफी ज्यादा कट्स लगे हुए थे, नेल खींचे हुए थे। भाई जी मान लेते हैं, वो ब्लेड भी उधर से मिले हैं मुझे, ठीक है। और मैं अपने भाई की शर्ट भी उधर से मुझे मिली है, वो भी लेके आया हूँ मैं। उसका जो वो जात जो शर्ट उसके जो ट्राउज़र पहनता था उसके भी थोड़े से है थे पीस पड़े हुए थे जले, वो भी लेके आया हूँ मैं। तो आप सबसे पहले किस तरह वहां पे पहुंचे, किसी जराये के मुताबिक? नहीं, मुझे ना, मैं जब फजर की नमाज़ पढ़ने गया हूँ तो मुझे ना बेचैनी सी हो रही थी।
तलखी सी हो रही थी। मैंने अपने बड़े भाई के बात की, मैंने कहा यार मैं उधर जाना चाहता हूँ। कहता क्यों जाना चाहता? मैंने कहा भाई मैंने जाना उधर। कहता फिर किसको साथ लेके जाऊँगा? मैंने कहा मैं अपना दोस्त को लेके जाऊँगा। मैं उधर से मैदे से मैं निकला हूँ नमाज़ पढ़ के फजर की, उधर गया हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट उधर ही पहुँचा हूँ मैं जहाँ पे मेरे भाई को आग लगी थी, इन्होंने जलाया है। वो साथ एक पठान था, लकड़ियों वाला टाल था उसका, और सामने जो है ना उसके वो एक था होटल था। तो मैंने वो होटल वाले से जाके पूछा कि भाई इधर वो ये जो मामलात बना है, ये 2-3 दिन हुए हैं। उसने कहा भाई वो सामने हुआ है। मैं उधर गया हूँ, मैंने जब जाके देखा तो खून था, ऐसे था कि मैं आपको अब क्या बताऊँ। तो मैं उस मट्टी को भी इतना ना कह सका कि भी तू इनकी आंखों में क्यों नहीं पड़ी, अंधा क्यों नहीं किया इन लोगों को, जिन लोगों ने मेरे भाई को आग लगाई। अल्लाह इनका खाना ख़राब करे, अल्लाह ही है इसको। अब इंशाल्लाह ताला उम्मीद है अल्लाह के घर के, क्योंकि हम इंसाफ मांगना चाहते हैं, अल्लाह ने किया और अल्लाह इंसाफ लेके देगा इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से। और पता ये चला है कि जो मुलजिमा आमना है उसने जेल जाने से पहले माफ़ी मांगी है कि मैं रईस के पेरेंट्स से माफ़ी मांगती हूँ। देखिए जी, अगर ये चीज़ उन्होंने सोच ली है ना माफ़ी की, तो ये सोचनी तब चाहिए थी जब मेरे भाई को उन्होंने बांधा हुआ था। ये चीज़ तब सोचते कि भी बाद में ये ना हो माफ़ियाँ मांगनी पड़े, वो देंगे भी कि नहीं देंगे माफ़ियाँ। काम ही उन्होंने ऐसा कर दिया कि माफ़ी की लचक ही नहीं है। इनकी हालत भी कुछ इस तरह की है कि अब मैं ज़्यादा इनसे डिटेल क्या मालूम करूं कि बार बार ज़ख्म कुरेदने वाली बात है। इनके साथ दूसरे भाई हैं, इनसे पूछते हैं कि जो मेडिकल रिपोर्ट है वो क्या कहती है। मतलब बताया जा रहा था मुलजिमान की तरफ से कि मैंने उनके हाथ बांधे, रईस के हाथ बांधे, पाँव बांधे और उसके बाद डंडे मारे और उसकी जान चली गई, और मैंने कोई ब्लेड नहीं मारा, मैंने कोई तशद्दुद नहीं किया और मैं अकेला था। ये सब झूठ और बेबुनियाद बातें थी। सारे घर वाले मौजूद थे, उनके साथ और भी लोग थे जिन्होंने मिलकर तशद्दुद किया, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट ये बताती है कि रईस के साथ बहुत जुल्म हुआ। भाई ये बताएं कि क्या क्या चीज़ें उसमें पता चली हैं, क्योंकि दांत भी टूटे हुए थे, किस तरह से वक़ूआ हुआ था? ये वकूआ इस तरह हुआ था जब हमें पता चला है कि हमारे भाई की डेथ हो गई है। हॉस्पिटल में लेके गए पुलिस वाले, जब हमने जो मौके पे देखा है, पहले तो हम लोग देखा है, देखती हमारी चीखें निकल गई, मर गए हम लोग के। हमारे इतने लफ्ते जिगर के साथ इन लोगों ने सफाकियत क्या की है। ठीक है, मैंने अपने भाई को अपने हाथों से उठाया। आप यकीन माने मुंह में दांत नहीं थे, गर्दन के पीछे छुरियों के वार थे। और ठीक है, 136 कट्स लगे हुए थे, ऐसा ही है? बिल्कुल 136 काट लगे हुए थे। ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट्स में भी आपने देखा होगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपके सामने भी आई हैं। ठीक है, और ये लोग झूठ बोलते हैं। अब कहते हैं मुझे माफ़ी दे दो, माफ़ी तो तुझे 1% भी नहीं मिलेगी। कहे ना मुझे 1% भी माफ़ी दे दो, तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे उस दिन एक एंकर का बड़ा अच्छा सवाल लगा, उसने पूछा कि तुम्हारे कितने भाई? उसने कहा मेरा एक भाई है। उसने कहा सोचो अगर इसकी जगह वो होता तो क्या होता। वो आगे से रोना शुरू करेगी जैसे मगरमच्छ के आंसू, मामूल के मुताबिक उसके लिए। ठीक है, अगर माफ़ी की बात करें ना तो ये बिल्कुल भी माफ़ी के लायक नहीं है। जो चीज़ें शायद हमें वहाँ से, हमने अपनी मदद आपके तहत वहीं से उठाई। जो चीज़ें, वो मेरे भाई के कपड़े थे, उसकी शर्ट से, उसके ट्राउज़र के कुछ पीसीस थे, वो इस तरह जो हमने चीज़ें उठाई वहाँ से। सर के बाल थे जो इसको ऐसे बालों से घसीटा, जैसे वो बालों का गुच्छा था। आप यकीन माने वो भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, और वो चीज़ें मौजूद हैं जो क्या आपके साथ शेयर करें। हमारे अपने ही ज़ख्मों पे ना वो नमक छिड़कने वाली बात है। खुद बयान करके खुद ही वो नमक छिड़क लेते हैं आप खुद के ऊपर कि इन लोगों ने इतनी शफाकियत की हमारे साथ। पूछने का मकसद सिर्फ ये है कि नाजरीन को बताया जा सके कि उस बच्चे पर कितना जुल्म किया गया, और कहीं पे भी कोई भी कानून, कोई भी हमारा इस्लाम ये इजाज़त नहीं देता कि किसी भी शख्स की इस तरह से जान ली जाए। और इंसानियत भी शर्मा जाती है कि इतना बुरा और घिनौना सलूक उसके साथ किया गया। उसके दांत तोड़ दिए गए, उसकी एक आँख निकाली हुई थी, उसकी हड्डी, कान काट दिया, उसकी हड्डियाँ जिस्म की टूटी हुई दोनों थी। शोल्डर्स की हड्डियाँ टूटी हुई थी। जब मैंने अपने भाई को ऐसे अपने हाथों से उठाया, यकीन माने यहाँ से ऐसे लचक खा गया इन जगह से। मतलब आप इस कदर तशद्दुद किया हुआ था कि वो बिल्कुल हर तरह से टूट चुका था। घुटनों के ऊपर वो डंडे मारे उसने, हड्डियाँ टूटी हुई थी। पाँव के ऊपर डंडे मारे हुए थे। ठीक है, ये बंदा कहता मैंने 3-4 डंडे मारे। ये मेरे सामने आ जाए, मुझे इजाज़त दे, मेरे सामने आए, 3-4 डंडे मारता हूँ मैं इसको पुलिस मदय्यत में, तो मैं देखता हूँ इसके ऊपर क्या बीतेगी। ये जो सांड बना फिर रहा है ना, ये इंसान तो नहीं हम लोग इसको कह सकते। ये जजीज के लश्कर में से आया था।
और क्योंकि इतना तशद्दुद एक शख्स कर भी नहीं सकता, ये यकीनन 3-4 लोगों का मिली भगत है और उन्होंने बिल्कुल मिल के एक किया हुआ है। एक शख्स का बिल्कुल काम नहीं था। और ये मैं अभी भी अपने जो इन्वेस्टिगेट करने वाले जो लोग हैं उनसे मैं इस चीज़ की अपील करता हूँ कि इन दोनों का मेडिकल करवाया जाए, देखा जाए उस टाइम इन लोगों ने कौन सा ऐसा नशा किया हुआ था, ठीक है, क्या इन लोगों ने क्या कौन सी डोज ली थी। क्योंकि हमें पता चला कि ये खातून जो है ये आइस पीती है, ठीक है, उसकी आंखें देख लें, उसकी शक्ल देख लें, ये आइस पीती है। पहले भी हमें पता चला, मोहल्लेदारों से पता चला, क्योंकि इनका मोहल्ले में जो किसी के साथ इतना करैक्टर अच्छा नहीं है, मोहल्लेदार इनको मुंह नहीं लगाते। मोहल्लेदार कहते हैं ये तो अल्लाह करके मर ही जाए तो अच्छा है। ये मोहल्लेदारों के ऑफ दी कैमरा उनके रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, क्योंकि हम लोग खुद गए उस मोहल्ले में, लोगों से पूछताछ की है। उन्होंने कहा यार उन बंदों का नाम ना ही लो तो अच्छा है, क्योंकि वो मर जाए हमारी तरफ से तो अच्छा है। कहते जिस दिन से वो पकड़े गए हैं मोहल्ले में कुछ सूखा सा आया है कि उस यानी बंदे मोहल्ले ने वालों को भी परेशान किया हुआ था। उस बंदे ने पिस्टल ऐसे जेब में रखा होता था, जैसे बंदा मोबाइल नहीं 24 घंटे जेब में रखता, पिस्टल ऐसे हाथ में लेके घुमाता फिरता था। सामने इनके घर है, उनके साथ भी इनका 1-2 बार झगड़ा हुआ है, कोई गाड़ी खड़े करने का कोई तनाज़ा था इनके साथ, इन लोगों ने वो पिस्टल विस्टल निकाल ली, काफ़ी इनका झगड़ा हुआ। उन्होंने भी हमें बताया कि भाई ये तो बंदे बड़े गलीज लोग हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह हमारी भी आपके साथ दुआ है कि इन लोगों को इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। हम लोग भी नमाज़ पढ़ के दुआ करते हैं कि जिन लोगों ने इतने आपके साथ जुल्म ढाया, सफ़े मातम आपके घर बिछा, इनकी वजह से हम लोग दुआ करते हैं, इनके लिए बद्दुआ करते हैं कि ये खुदा करके इनका बेड़ा गर्क हो जाए, दुनिया और आखिरत में बेड़ा गर्क हो। नाज़रीन, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इन लोगों के लिए भी दुआ करें, इनको अल्लाह ताला सब्र दे, क्योंकि बार बार सिर्फ पूछने का और आप लोगों को बताने का या प्रोग्राम दोबारा से अरेंज करने का मकसद ये होता है कि अगर कोई नई कहानी में से बात निकलती है और एक चीज़ और आपको मैं तो आप बताता लोगों चलूँ, तक पहुंचाई जाए। एक चीज़ और आज मैं बताता चलूँ, जो मुलजिम हमने 3 मुलजिम अपने तरमीमा बयान में नॉमिनेट किए थे, उनमें से इन्होंने एक मुजरिम को छोड़ दिया, जबकि ना उसका इंटरव्यू किया, ना उसके ऊपर तफ्तीश की, उसको खामखा छोड़ दिया इंचार्ज साहब ने। वो इंचार्ज ने क्यों छोड़ा है, ये इंचार्ज से मेरा सवाल है कि आया कि क्या वो आपका कोई ख़ानदानी ज़राया था जिसको आपने छोड़ दिया। पुलिस उनको रोज़ तरह तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद करती हैं, क्या मसला है आखिर इसके पीछे क्या हकायक हैं। डेली तीसरा बंदा कौन था, मतलब उसका भाई तीसरा था? बंदा उसका भाई था जो मुजरिम है फरहान। उसको रिहा कर दिया है। कैसी बातें कर रहे हैं आप, जबकि हमने तरमीमा बयान में लिख के दिया कि ये 3 बंदे हमारे पक्के मुजरिम हैं। इससे आगे कि आप अपनी इन्वेस्टिगेट करो जो बंदे मजीद इसमें हो सकते हैं, क्योंकि अकेले बंदे का काम नहीं है, ठीक है, ये 4-5 लोग हो सकते हैं। खातून तो 100% इन्वॉल्व है, इसका जो भाई है अरकमान वो भी इन्वॉल्व है सारे केस में, ठीक है, और भी बंदे मौजूद हो सकते हैं। उन बंदों को भी कैफरे किरदार तक लाएं, ठीक है, दायरा कार वसी करके कानून का उनको भी कैफरे किरदार में लाएं, ताकि पता चले वो उन लोगों ने कौन कौन सी सहूलत इनको दी थी उस वक्त, क्या उन्होंने कितना उनका किरदार था, ठीक है। और ये डेली बेसिस पे उनको कपड़े चेंज करवाते हैं, उनको कपड़े मिलते हैं, तरह तरह के खाने प्रोवाइड होते हैं, उनको अपने कमरों में सुलाया जाता है। आखिर ये वजह क्या है, ठीक अभी है। तक की तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है, आपको इसका क्या इल्ज़ाम है? अभी तक तफ्तीश यहाँ तक ही पहुंची, जैसे मैंने आपको बता दिया, हमें पता चला है कि इन लोगों ने तीसरे मुजरिम को छोड़ दिया है। जबकि मैं आज भी आईजी साहब के पास गया था, आईजी साहब मुझे मिलने आई नहीं, सीधी सी बात है। उन्होंने वो पीएसपी लेवल के उनके ऑफिसर थे, उनसे मेरी मुलाकात करवाई। हालांकि इतना बड़ा सानिया ये चाहिए उनको था कि वो हमारे यहाँ दाद रसी के लिए आते, हमारे घर पे आते, हमारे यहाँ पे इतना बड़ा सफ़े मातम बिछा, हमारी दाद रसी के लिए आते हैं। उनके बारे में बहुत सा सुना था हमने कि वो काफ़ी सोशल शख्स हैं, लेकिन हमारी दाद रसी के लिए वो भी नहीं आए, ठीक है। मैं बजाते खुद उनके पास चला गया, कल भी मैं गया हूँ, मेरे पास एविडेंस मौजूद है। मैं कल भी आईजी ऑफिस में गया हूँ, 2-3 घंटे वहाँ बैठ कर आया हूँ। आज भी मैं गया हूँ सुबह 10:30 बजे से लेके मैं 2:30 बजे तक आज वहाँ पे रहा हूँ, ठीक है। वो मुझे मिलने नहीं आए, जबकि हमारे ऊपर इतना जुल्म ढाया गया, मेरे भाई के साथ इतना इन लोगों ने वहशियाना तशद्दुद करके उसको मौत के घाट उतारा, उसको ज़िंदा जला दिया, ठीक है। और इनको चाहिए था कि हमारे आते कोई दाद रसी के लिए। आप यकीन माने बहना, हमारे घर ना कोई आला ओहदेदारान आया इदारों का, कोई ना हमारे घर कोई हुक्मरान का कोई नुमाइंदा आया, कोई भी नहीं आया। बस अल्लाह को पुकारा, अल्लाह मदद के लिए आ रहा है, ठीक है। और बहुत से इस तरह के शवाहिद जो अभी भी हमारे पास कुछ इस तरह के शवाहिद आ रहे हैं, अपने सोर्सेज के मुताबिक हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, और वो वक्त आने पे हम लोग सब चीज़ें मीडिया के ऊपर शेयर करेंगे, ठीक है। और वो शेयर करेंगे, आपके साथ भी शेयर करेंगे। ये इनकी सफाकियत इंशाल्लाह मट्टी में जाएगी, ठीक है। और ये मरेंगे अल्लाह के फजल से, ये कानून की गिरफ्त में आके इनको फांसी पे मरेंगे, ये फांसी के तख्ते पे जाके ये लोग मरेंगे। और रईस इनको ना यहाँ से पड़ेगा पेशानी के बालों से। ये हदीस है, हदीस मुबारक है कि इस तरह का कोई भी सानिया है तो वो शख्स ये पेशानी के बालों से पकड़ के घसीटता लेके जाएगा अल्लाह की अदालत में,
कि या अल्लाह ये मुजरिम है, इसने मुझे इतनी तकलीफ़ दी, या अल्लाह ये मुजरिम है, इसने मुझे यहाँ से पकड़ा, या अल्लाह ये मुजरिम है मेरा, इसने मेरे हाथ बांधे, या अल्लाह ये मुजरिम है। जब आखिरी मुझे चोट लगी, जब मैं दुनिया फ़ानी से रुखसत हुआ, मेरे सांस निकले, ये बंदा था। या अल्लाह जब मेरी जान निकालने वाले में इसका ये किरदार था, वो अल्लाह की अदालत में जाएंगे तो अल्लाह वो यहाँ से घसीट के लेके जाएगा पेशानी के बालों से। ये हदीस आप पढ़ के देख लें, ये हदीस में भी यही है कि पेशानी के बालों से घसीटता लेके जाएगा वो शख्स। जी नाज़रीन, आपने इनके भाई की गुफ्तगू सुनी। इस वक्त सारे घर वाले जितने भी हैं वो इस कदर गम से निढाल हैं कि कोई भी इनसे सवाल करें तो इस तरह बिलक उठते हैं कि जैसे इंसान के जिगर के टुकड़े को हिला दिया जाए। तो ऐसी ही सूरत हाल है, लेकिन आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इन लोगों के लिए दुआ करें। सिर्फ दुआ की जा सकती है कि इनके साथ इंसाफ वाला मामला पेश आए, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।